गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 का पाठ ग्राम्य जीवन पढ़ने वाले हैं। इसके कवि हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्रकवि कहा जाता है, उनको राष्ट्रकवि के रूप में जाना जाता है। तो ग्राम्य जीवन पाठ एक कविता पाठ है, काव्य पाठ है। इसको हम आज पढ़ेंगे। ग्राम में मतलब होता है ग्राम गांव से संबंधित, और जीवन मतलब जीवन। तो ग्राम्य जीवन मतलब गांव का जीवन, ठीक है। ग्राम्य मतलब गांव का या गांव से संबंधित। तो इस पाठ की व्याख्या या अर्थ करने से पहले, जैसा कि आप लोग जानते हो सब लोग, कि सबसे पहले हम संदर्भ बोलते हैं, है ना। तो इस पाठ का संदर्भ कुछ इस तरह होगा कि प्रस्तुत पाठ हमारी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती के पाठ 13 ग्राम्य जीवन से ली गई है। इसके कवि श्री मैथिली शरण गुप्त जी हैं, ठीक है। ये हो गया आपका संदर्भ। प्रसंग में हमने पहले भी आपको कई बार बताया है। प्रसंग में हम उस चीज को बताते हैं जो कि उस कविता का एक शॉर्ट रूप होता है, संक्षिप्त विवरण होता है। जैसे इस कविता में ग्राम या गांव के जीवन के बारे में बताया गया है, ये इसका प्रसंग हो जाएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में ग्रामीण जीवन के विषय में बताया गया है, ऐसा हम प्रसंग लिख सकते हैं। तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया। इसके बाद नंबर आता है व्याख्या क्या। तो हम पढ़ते जाते हैं और साथ ही व्याख्या भी करते जाएंगे। आहा, ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। आहा मतलब कवि कहता है कि वाह, ग्राम्य जीवन, गांव का जीवन भी क्या जीवन है, क्यों ना इसे सबका मन चाहे। और ये इतना सुंदर और मनोहारी है कि कवि कहता है कि हर व्यक्ति का मन इसे क्यों ना चाहे। मतलब ये इतना अच्छा है, इतना सुंदर है कि हर व्यक्ति इसकी ओर आकर्षित होता है। थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। गांव का जो ग्रामीण जीवन है, इसमें थोड़े साधनों में, अल्प साधनों में ही व्यक्ति का परिवार चल जाता है, व्यक्ति का निर्वाह हो जाता है। वहाँ पर ज़्यादा जीवन चलाने के लिए ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, वहाँ पर कम में ही, थोड़े में ही गुजारा हो जाता है। ऐसी सुविधा और कहाँ है, इस तरह की सुविधा और कहीं नहीं है। मतलब जो सुविधा ग्रामीण जीवन में है, गांव के जीवन में है, वैसी सुविधा और कहीं नहीं है। यहाँ शहर की बात नहीं है, अपनी अपनी घात नहीं है। यहाँ पर शहरों वाली बात नहीं है। ग्रामीण जीवन तो शहरी जीवन से भिन्न होता है, अलग होता है। तो कभी कहता है कि यहाँ पर शहर के जीवन की शहर वाली बात नहीं है। मतलब जो शहर की विशेषता होती हैं वो ग्रामीण जीवन से बहुत अलग होती हैं, ठीक है। इसीलिए शायद ग्रामीण जीवन की ओर लोग आकर्षित होते हैं। अपनी अपनी घात नहीं है। यहाँ पर घात मतलब होता है छल या दाव पेच। तो यहाँ कभी कहता है कि जो शहरी जीवन में पाया जाता है छल और दाव पेच, वो यहाँ पर नहीं है। वैसा यहाँ पर कोई भी गुण लोगों में नहीं पाया जाता है। आडंबर का काम नहीं है, अनाचार का नाम नहीं है। आडंबर मतलब होता है दिखावा, आडंबर का काम नहीं है। ग्रामीण जीवन या ग्रामीण लोगों में दिखावे का कोई काम नहीं होता है। अनाचार का नाम नहीं है। अनाचार मतलब होता है बुरा व्यवहार या दुराचार। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ अनाचार या दुर्व्यवहार नहीं करता है। इस तरह ग्रामीण जीवन अनेक विशेषताओं से भरा हुआ है। दूसरा देखेंगे, सीधे साधे भोले भाले हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। कवि कहता है कि ग्रामीण लोग होते हैं बहुत ही सीधे होते हैं, और वो अपने इस व्यवहार के कारण सभी लोगों, किसी भी को भी छल या धोखा नहीं देते। सीधे साधे, यहाँ के लोग सीधे साधे होते हैं और भोले वाले होते हैं। हाँ, हैं ग्रामीण मनुष्य निराले। एक दूसरे की समता है, सम्य प्रेममयी ममता है। कवि कहता है कि यहाँ पर जो ग्रामीण लोग होते हैं वे बहुत ही निराले और एक दूसरे के प्रति ममता और लगाव, समता और लगाव रखने वाले होते हैं। समता मतलब समानता और ममता मतलब लगाव। सम्य प्रेममयी, प्रेम पूर्वक समानता और लगाव रखने वाले होते हैं। यद्यपि वे काले हैं तन से, जो ग्रामीण लोग होते हैं, यह बात अवश्य है कि वे काले और क्रूप होते हैं। जो ग्रामीण लोग होते हैं वे शरीर से काले, और जो चेहरा होता है उनका या फेस होता है उनसे थोड़े से उतने सुंदर नहीं होते जितने कि शहरी लोग होते हैं। लेकिन उनका मन
बहुत ही सुंदर और आकर्षक होता है, उनका मन बहुत ही स्वच्छ होता है, उज्ज्वल, पर अति ही उज्ज्वल है मन से, मतलब बहुत ही वो मन से उज्ज्वल और साफ होते हैं। उन्हें और किसी का भरोसा नहीं होता, अपना और ईश्वर का बल है, अंतःकरण अतीब सरल है। उन्हें ग्रामीण लोगों को और किसी का भरोसा नहीं होता है, उनका तो केवल अपना और ईश्वर पर ही भरोसा रहता है। उनका जो विश्वास है वो केवल अपने पर रहता है और ईश्वर पर रहता है। इस प्रकार उनका हृदय बहुत ही सरल और खुला हुआ होता है। इस तरह जो उनका हृदय होता है बहुत ही सरल, अतीब सरल और खुला हुआ होता है। प्रातः सबकी सब विभूति है, पारस्परिक सहानुभूति है। गांव के लोगों के पास परस्पर सहानुभूति और सहयोग ही धन संपत्ति और वैभव है। गांव के लोगों के पास जो आपसी सहानुभूति और सहयोग होता है वही उनकी धन संपत्ति या वैभव होता है। कुछ भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, कहीं कपट का लेस नहीं है। उनमें एक दूसरे के प्रति कुछ भी बैर भाव या विरोध की भावना जैसे इस तरह के कोई भी बुरे भाव नहीं होते हैं। वो एक दूसरे के प्रति प्रेममयी भावना रखते हैं। छोटे से मिट्टी के घर हैं, लिपे पुते हैं, स्वच्छ सुघर हैं। अब यहाँ पर कवि यहाँ पर कवि ग्रामीण लोगों के घरों की बात कर रहा है। तो वो कहता है कि उनका घर मिट्टी का ही होता है। जो ग्रामीण इलाके में, ग्रामीण क्षेत्रों में मिट्टी के घर होते हैं वो बहुत ही लिपे पुते और बहुत ही साफ, आकर्षक और सुंदर होते हैं। उनमें उनको लीपा पोता जाता है और इस कारण वे बहुत ही स्वच्छ और सुंदर होते हैं। सुघर मतलब होता है सुंदर, स्वच्छ सुघर, सुघर मतलब सुंदर होते हैं। गोपद चिन्हित आंगन तट हैं, रखे एक और जलघट है। उनके घर के आंगन में एक और गाय के खुर से, गाय समझते हो ना, गाय जानते होगे आप लोग, देखी होगी सभी ने, उनके पैरों के निशान होते हैं, वो खुर कहलाते हैं। तो उनके घरों में, ग्रामीण लोगों के घरों में, घरों के आंगनों में एक और गांव के खुर होते हैं, एक और गाय के खुर के निशान होते हैं और दूसरी ओर जलघट, जलघट मतलब पानी के घड़े शोभित होते हैं, मतलब दिखाई देते हैं, जो कि बहुत सुंदर होते हैं। ठीक है, इन दो लाइनों का यही होगा कि गोपद चिन्हित आंगन तट है, गाय के खुर मतलब उसके जो पैरों के निशान होते हैं उनसे आंगन तट सुंदर होते हैं। रखे एक और जलघट है और दूसरी ओर जलघट मतलब पानी के बर्तन रखे हुए होते हैं। खपरेलों पर बेलें छाई, फूली फली हरी मन भाई। यहाँ पर गांव के वातावरण का चित्र खींचते हुए कवि कहते हैं प्रस्तुत पंक्तियों में कि गांव में घर जो होते हैं खपरेल के होते हैं। खपरेल के होते हैं मतलब उन पर जो छत होती है वो, जैसे हमारे शहरों में पक्की छत होती है, गांव में घरों पर खपरे छाए रहते हैं। खपरे मतलब मिट्टी के खपरे होते हैं, उनको रखा जाता है। उनसे हमें बारिश और धूप से जो घर के अंदर आने से बचाव होता है। खपरेल के होते हैं इनके घर, उन पर बेलें छाई रहती हैं। उन फूली फली हरी मन भाई, उन पर बेलें, कई प्रकार की सब्जियां लटक रही होती हैं। जो खपरेल होते हैं उन पर कई प्रकार की बेलें, मतलब जो क्लाइंबर्स, जानते होंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा साइंस में, वो क्लाइंबर्स चढ़ जाते हैं। कहीं पर लौकी की बेल होती है, कहीं पर कद्दू की बेल होती है, कहीं पर तुरई की बेल होती है। तो इस तरह ये बेलें बढ़ती हुई उन खपरेलों पर चढ़ जाती हैं। खपरेल मतलब उनके छत पर चढ़ जाती हैं। वे हरी भरी और फूली होती हैं। हरी भरी मतलब बहुत ही ताजी दिखाई देती हैं और फूली मतलब उनमें कहीं कहीं फूल भी लगा हुआ होता है। उन्हें देखकर मन खिल जाता है और ऐसी हरियाली और सुंदर सब्जियों को, ताजी सब्जियों को देखकर मन खिल जाता है। काशी फल कुष्मांड कहीं है, कहीं लौकियां लटक रही हैं। कवि कहता है कि कहीं कद्दू की बेलें खपरेलों पर लटक रही हैं तो कहीं सफ़ेद कद्दू की बेलें। जो कद्दू भी दो प्रकार का होता है, एक आपने देखा होगा, एक पीला कलर का मीठा कद्दू होता है और दूसरा होता है सफ़ेद कद्दू जो लौकी के समान होता है। तो यहाँ पर कद्दू की बेलें खपरेलों पर लटक रही हैं तो कहीं पर सफ़ेद कद्दू की बेलें खपरेलों पर लटक रही हैं। है गुण जैसा गुण यहाँ हवा में प्राप्त नहीं, डॉक्टरी दवा में। कवि कहते हैं कि खपरेलों पर कहीं कहीं लौकियाँ लटकती हुई दिखाई देती हैं तो कहीं और भी कई प्रकार की बेलें लटक रही होती हैं। यहाँ पर
इस लाइन का आंसर है, इस लाइन की व्याख्या है। कहीं लौकियां लटक रही हैं, कहीं पर लौकियां लटकती हुई दिखाई देती हैं तो कहीं पर और दूसरी प्रकार की बेलें लटकती हुई दिखाई देती हैं। है जैसा गुण यहाँ हवा में प्राप्त नहीं डॉक्टरी दवा में। यहाँ की हवा में स्वास्थ्य को बनाए रखने के जो गुण पाया जाता है वह किसी डॉक्टरी दवा से बढ़कर है। वो गुण किसी डॉक्टर की दवा में नहीं पाया जाता, जैसा स्वास्थ्यवर्धक गुण यहाँ की हवा में पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों की हवा बहुत ही स्वच्छ और साफ होती है। संध्या समय गांव के बाहर होता नंदन विपिन निछावर। शाम के समय गांव के बाहर का वातावरण नंदन वन से भी अधिक सुंदर और सुखद प्रतीत होता है। जो शाम के समय ग्रामीण क्षेत्रों के बाहर जो जंगल होते हैं उनका वातावरण नंदन वन से भी ज़्यादा सुंदर और सुखद जान पड़ता है। उस पर तो निछावर होता हुआ दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे उस पर जो नंदन वन है, जो कि प्रसिद्ध वन माना जाता है, वो भी उस पर निछावर हो रहा हो। तो यहाँ पर विशेष के रूप में लिख सकते हैं कि गांव के स्वरूप का सच्चा चित्र खींचा गया है। और शब्दावली जो है वो तुकांत वाली है। तुकांत मतलब जो तुक होता है बाद का, वो समान है। 5वां, श्रम सहिष्णु सब जन होते आलस में ना पड़े सोते हैं। श्रम सहिष्णु सब जन होते हैं, आलस में ना पड़े सोते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गांव के लोगों की अच्छाइयों या उनके गुणों को बताते हुए कहा है कि गांव के लोग बहुत ही परिश्रमी होते हैं, घोर परिश्रमी होते हैं, इसलिए वे आलसी नहीं होते हैं। वो बहुत मेहनत, श्रम सहिष्णु मतलब परिश्रमी मेहनती होते हैं, इसलिए उनमें आलस घर नहीं कर पाता, इसलिए वो आलसी नहीं हो पाते हैं। वे पूरे दिन खेतों में लगातार काम करते रहते हैं और आलसी ना होने के कारण दिन दिन भर खेतों में रहकर काम करते रहते काम निरंतर और निरंतर या लगातार काम करते रहते हैं। अतिथि कहीं जब आ जाता वह आतिथ्य यहाँ पाता है। अतिथि कहीं जब आ जाता है वह आतिथ्य यहाँ पाता है। कवि कहते हैं कि जब उनके यहाँ ग्रामीण लोगों के यहाँ कोई अतिथि आ जाता है तो वह संतुष्ट होकर ही वापस जाता है। अतिथि कहीं जब आ जाता है वह आतिथ्य यहाँ पाता है। आतिथ्य मतलब स्वागत सत्कार, है ना। तो जब ग्रामीण लोगों के घरों में कोई अतिथि आ जाता है तो यहाँ पर वो सत्कार पाकर ही या संतुष्ट होकर ही वापस जाता है। ठहराया जाता है ऐसे कोई संबंधी हो जैसे। ठहराया जाता है ऐसे कोई संबंधी हो जैसे। और वे उसका आदर और सम्मान अपने किसी सगे संबंधियों की तरह ही करके उसे खुश कर देते हैं। जिस तरह कोई अपना सगा संबंधी होता है, ये अपने यहाँ आने वाले अतिथि का स्वागत सत्कार करके उसे वैसा ही तृप्त करके वापस भेजते हैं। तो इस प्रकार गांव के लोगों की महानता को आकर्षक रूप में चित्रित किया गया है इसमें। और यह अंश बहुत ही ज़्यादा ज्ञानवर्धक है कि गांव के लोगों का स्वभाव कैसा होता है। इस प्रकार सुमित्रानंद मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित ग्राम्य जीवन कविता का ये अर्थ हुआ। इसमें जो शब्दार्थ हैं, शब्दार्थ और इसका जो अभ्यास कार्य है, प्रश्नोत्तर, सही जोड़ी, ये आपको PDF के रूप में भेज दिया जाएगा। इस कविता का अर्थ आप लोगों को एक बार और बुक से देखते हुए या फिर इसी वीडियो में देखते हुए कर लेना है और इसकी व्याख्या करने की कोशिश करना है। और आप लोग अपना कार्य निरंतर करते जा रहे होंगे, इस तरह मैं इसकी मैं पूरी तरह से आशा रखता हूँ। किसी भी बच्चे का काम अभी पेंडिंग नहीं होगा, सभी अपना काम बराबर करते जा रहे होंगे, ऐसी मेरी आशा है। और इसी आशा के साथ आप लोग अपना कार्य करते रहें और अपने स्वास्थ्य की पूरी तरह से सुरक्षा करते रहें, अपना ध्यान रखें। तब तक के लिए